नमस्कार, मैं अनूप और आप देखना शुरू कर चुके हैं सवाल तो हम पूछेंगे। और लाजमी है, सवाल तो बनता ही है, चाहे वो विपक्ष के लोग हों या सरकार के लोग हों। पहले जो सरकार में हैं उनसे हम सवाल पूछेंगे। आज पार्टी का और सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री शफात हुसैन, और इस समय वर्तमान में आप हैं निदेशक उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सवाल पूछे के विशेष कार्यक्रम में। इस समय चुनावी माहौल है, लगभग सारे पार्टियां चुनाव के मोड में हैं। हर कोई अपने किए हुए कार्य को लेकर जनता के बीच में जा रहा है, तो कोई किए हुए कार्य को, जो आपकी सरकार है जो काम कर रही है इस समय, उसको लेकर जनता को बताने का प्रयास कर रही कि हमने ये काम किया और इससे जनता इस काम से लाभान्वित हुई। क्या लगता है शफात जी, 2022 का चुनाव आपके लिए कहीं ना कहीं कठिन नहीं लग रहा है? देखिए, ये जो शब्द आपने किया है 2022 का चुनाव कठिन लग रहा है। देखिए, कठिन उनके लिए होता है जो पिछली सरकारें रहीं, और मैं तो कहूँगा, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। लोग कहते हैं कि मुसलमानों को वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल किया जाता था। मैं कहूँगा जो दूसरी पार्टियाँ हैं, सपा, बसपा और कांग्रेस, उन्होंने इस देश की जनता को वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल किया। और जो आप बात कर रहे हैं कि हम चुनाव के बीच में जा रहे हैं और जनता को हम क्या जवाब दें, तो आपको मैं बता दूं, हमारी पार्टी में और दूसरी पार्टियों में फ़र्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे जो है वो संगठन का और पार्टी की जो हमारी सरकारें काम कर रही हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम 24 घंटे किया जाता है। उसमें एक भी दिन कार्यकर्ता बैठता नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम की जो योजना बनती है उनके तहत हम बूथ तक, हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष और बूथ की कमेटी है, वो बूथ के जो भी बूथ में जो परिवार आते हैं उन तक हम डेली संवाद। ये तो पार्टी की बात हुई। आपसे मेरा पहला सवाल ये है, सवाल तो हम पूछे के विशेष कार्यक्रम में, और कहीं ना कहीं आप लोग बड़े बड़े दावे करते हुए नज़र आ रहे हैं और दावे आपकी फ्लॉप जा रही हैं। पहला यह है कि महंगाई को लेकर क्या लगता है? आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या लगता है जनता जो है, आम जनता की आप बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, बेरोजगार की बात आप करते हैं, किसान की बात करते हैं, और उसमें आप विफल नहीं हैं कि कहीं ना कहीं ये महंगाई इस कदर है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं? देखिए, जो महंगाई है वो किसी सरकार के कंट्रोल में नहीं होती, ये इंटरनेशनल मामला है, और बाज़ार का उतार चढ़ाव जिस हिसाब से चलता है उस हिसाब से महंगाई की दरें बढ़ती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि किसान और सारी चीज़ों की बात, वो हमारी सरकार ने जो है किसानों से वार्ता करके, जो उनके नेता थे उनसे वार्ता करके, उस बिल में कुछ कमियां थी, उसको बिल वापस ले लिया है। और जो है जो भी विवाद था किसानों की, हम बिल की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बेरोजगारी, वो महंगाई की बात कर रहे हैं। महंगाई, मैंने कहा महंगाई किसी सरकार के हाथ में नहीं होती है, इंटरनेशनल मुद्दा है। जब पूरे देश में, पूरी दुनिया में जब जो वो होता है, क्या कहते हैं, जो जिस हिसाब से चलती है उस हिसाब से महंगाई दूसरे में आती है। क्योंकि तेल, आप पेट्रोल की बात करेंगे तो पेट्रोल जो है आता है, आने के बाद उस पर टैक्स लगता है, बाहर से आता है खरीद के, उस हिसाब से महंगाई किसी सरकार को रोकने का वो नहीं है। लेकिन उसमें होता क्या कि हम जो रोकने का काम होता है कि जो आप बता रहे हैं कि महंगाई, अगर महंगाई जिस हिसाब से जो आप देख रहे हैं उससे विरोधी आरोप लगाने की जनता जो है वो त्रस्त हो रही है, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट है, क्योंकि वो भी जानती है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो महंगाई और इस तरह के मुद्दे उठा रही है। आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। मुझे जहाँ तक पता है शफात भाई कि कहीं ना कहीं आप भी छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत किए थे। इसी लखनऊ से अपने छात्र जीवन से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। 69,000 शिक्षक भर्ती अभी लटका हुआ है, छात्र सड़क पे हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार को डिसीजन लेना चाहिए, किसी निर्णय पे पहुंचना चाहिए? देखिए, हमारी जो योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी 2017 में, आप मीडिया से हैं, आपसे पहले भी आपके आंकड़े होंगे कि लोक सेवा आयोग, उस पर लिखा जाता था यादव सेवा आयोग, क्योंकि जो भर्तियां होती थी किसी एक जाति को दी जाती थी। मैं अपनी ही बात कर रहा हूं। हमारी सरकार में जो भी भर्तियां हुई हैं वो जनता के सामने है और निष्पक्ष भर्ती हुई है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि किसी से 1 रुपया ले ले, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं नियुक्ति पत्र जो है लोकसभा के अंदर बुला करके प्रत्याशियों को दिया और उनसे व्यक्तिगत वार्ता की कि आपको किसी ने पैसा मांगा या किसी मौलवी ने फतवा जारी कर दिया हो, इस तरह से उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया। पारदर्शिता के साथ
उन्होंने हमारे सरकार में नौकरियां दी गई हैं। और जो आप बात कर रहे हैं शिक्षकों वाली, कोई हो सकता है कोई छोटा टेक्निकल प्रॉब्लम हो, बहुत जल्दी उसको दूर करके इन भर्तियों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी सरकार इतनी पारदर्शिता के साथ काम करती है कि पेपर भी लीक हो जाता है। देखिए, पेपर पहले भी लीक होते थे, सपा सरकार में तो बेचे जाते थे। पहले लीक होते थे, उसमें आप सुधार नहीं करेंगे। देखिए, मैं पूरी बात मुझे कर लेने दीजिए, उसके बाद आप बताइए। पिछली सरकारों में भी पेपर लीक होते थे, लेकिन पिछली सरकार में जो पेपर लीक होते थे वो सरकार के ही लोग काम करते थे। इस सरकार में जो अभी पेपर लीक हुआ है बहुत जल्दी, योगी जी ने कह दिया है कि जिन लोगों ने पेपर लीक किया है उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। बात ये होती है कि अगर पेपर एक बार लीक हुआ है उस पर हम कंट्रोल कितनी जल्दी करते हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि हम उन जिन लोगों ने पेपर लीक किया उनके घरों को गिराएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि उनके घरों पर बुलडोजर गिरने वाला है। आप हमको एक चीज बताइए, आप किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं या सरकार चला रहे हैं? एक मिनट, आप बुलडोजर चलवा देंगे, गाड़ी पलट देंगे, आप जब मन करेगा आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं ठोक दूंगा, इस तरह की कहीं न कहीं चीजों से आप क्या फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं? क्या सरकार चला रहा है? जो आप आरोप लगा रहे हैं फिल्म की शूटिंग, मैं आपको बता दूं, इसी दुनिया में एक देश है सऊदी अरब, वहाँ पर चोरी करने पर हाथ काट लिया जाता है और उससे बड़ा गुनाह करने पर गर्दन काट दी जाती है। लेकिन योगी जी ने अगर किया, मेरी बात सुनिए, जब तक पब्लिक या जनता के बीच में डर नहीं होगा वो सरकार को और कानून को नहीं मानेंगे। पिछली सरकारों में सीओ जैसे अधिकारी को जीप पर बांध करके हजरतगंज में टहलाया जाता था, आप लोग देखने वाले हैं। आज हमारी सरकार में थाने अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास से फोन नहीं जाता है कि फला मुर्जिम मुख्तार अंसारी का आदमी है, फला का आदमी, इसको आप छोड़ दीजिए। ये वरना पहले मुख्यमंत्री आवास से फोन जाता था कि इसको छोड़ दीजिए, ये हमारा वोट बैंक है। लेकिन हमारी सरकार में किसी को वोट बैंक नहीं समझा जाता है। और जो वसूली करते थे, धनुगाही करते थे, फिरौती मांगते थे, इस तरह के जो लोग थे वो शांत हैं। आज ये बड़ी बात है कि 4.5 साल की सरकार में आपको एक भी दंगा नहीं हुआ है। ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, सही, बिल्कुल सही करो। 4.5 साल की सरकार में मुझे उत्तर प्रदेश बताइए, योगी राज में एक भी दंगा हुआ उत्तर प्रदेश में बताइए। देखिए, लखीमपुर खीरी एक सोची समझी साजिश थी और एक घटना थी जिसमें कांग्रेस के लोगों का हाथ था, वो, और लखीमपुर की घटना को हादसा कहेंगे, वो दंगा नहीं है। दंगे और हादसे में आप फर्क समझिए कि दंगा किसको कहते हैं और हादसा किसको। आप लोग सवालों से बचने के लिए कहीं ना कहीं, मतलब कितनी से बचने के लिए, आप देखिए हमारे जो उस हादसे में, मैं उसको जो है दंगा नहीं कहूंगा क्योंकि वो हादसा था, उस हादसे में जो दोषी थे उनके बेटे को जेल में है। ये आप देख लीजिए, ये हमारी सरकार ने ही काम किया, का भी लिहाज नहीं किया कि वो जो है देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा है, वो इस वक्त जेल में है। हटा क्यों नहीं देते देश की गृह मंत्री, जो राज्य गृह मंत्री हैं उनको हटा क्यों नहीं देते? गृह राज्य मंत्री को हटाना नहीं है, जिसने पाप किया है उसको सजा मिली है। ब्राह्मण वोट बैंक के लिए हमारी सरकार ब्राह्मण वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। ये सतीश मिश्रा कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में, जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। हमारी सरकार में ब्राह्मण सम्मेलन बता दी, तो हटा दीजिए। फिर क्यों हटा दिया जाए भाई? अगर उनके बेटे ने जो पाप किया था, जो घटना हुई उनके बेटे से, उसकी सजा उसका बेटा भोग रहा है। निष्पक्ष जांच होने के बाद ही वो जेल में गया है। निष्पक्ष जांच हुई उसके बाद ही उसको जेल भेजा गया है। उसमें अगर उनका हाथ होगा तो हमारी सरकार और मोदी जी और जो है अमित शाह जी उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उनको हटाया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर उनका नाम आएगा तो उनको हटाया नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने घटना की उनका बेटा था, उसको जेल में है। ये इस बात का हमारी सरकार पारदर्शिता का सबूत है और योगी जी के न्याय का ये सबूत है कि योगी जी ने बताया कि मैं, चाहे वो किसी का बेटा हो, चाहे मंत्री का हो, चाहे किसी का हो, अगर उसने जुर्म किया है तो उसको सजा मिलेगी। आपका जब मैनिफेस्टो बना था तो उसको मैंने जब सरकार में आने से पहले आप लोगों ने जो जारी किया था, उसमें महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे। क्या लगता है वो विफल नहीं हुआ? इस पे आप कोई बहुत नाराजगी वाली बात ये नहीं है, मगर एक बार जरा देखिए कि हम कहीं ना कहीं जब महिलाओं को लेकर बात करते हैं, हमारे घर, आपके घर बहन बेटियां हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो भी सरकारें आती हैं, हम पूर्व की सरकारों की भी बात करते हैं और इस सरकार में भी बात करते हैं, क्यों विफल हो जाते हैं? क्यों योगी सरकार इसमें विफल हो गई महिलाओं को सुरक्षा देने में? सरकार विफल नहीं है। हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण का चलाया और 1090 के एक वो, ये तो अखिलेश जी ने कर दिया था। देखिए आप उनकी, मैं बता रहा हूँ उसको चलिए। मेन चीज़ देखिए क्या होती है, जो आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप मन बना लीजिए कि कोई मन बना ले कि मेरी हत्या करना है, तो वो हत्या कर सकता है, उसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन जिसने मेरी हत्या की, हम उसको
कानून का काम ये कि हम उसको कितनी जल्दी और कितनी क्या कहते हैं तेज गति के साथ उसको रोकते हैं और उसको पकड़ते हैं। ये होता है कानून, लॉ एंड ऑर्डर इसको कहते हैं। हमारी सरकार में जो आप बता रहे हैं महिला आप ग्राफ उठा करके देख लीजिए, जो पिछली सरकारों में जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता था, इस सरकार में उसका ग्राफ गिरा है। आप मानते हैं कि आपके वहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो भी वरिष्ठ राजनेता हैं, जो भी वरिष्ठ जन हैं, उनका सम्मान आपके वहाँ होता है, बड़े ढंग से होता है? आपको नहीं लगता यूपी की चुनाव में, इस 2022 के चुनाव में लक्ष्मीकांत वाजपेयी अब आपको याद आए हैं? ठीक, यूपी के पोस्टर से राजनाथ सिंह गायब हो चुके हैं और बड़े ऐसे नेता हैं जो पोस्टर से गायब होते हुए जा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं 3 लोग अब भारतीय जनता पार्टी पे हावी हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी। तो क्या लगता है कि आपकी भी राजनीति तो वहाँ सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ और जितना मान सम्मान मुझे भारतीय जनता पार्टी में मिला, मुझे लग रहा है मैं कहीं और होता तो इस वक्त जिस पद पर मैं हूँ वहाँ ना होता। और जो बात आप कर रहे हैं मान सम्मान की, मान सम्मान आप पिछली सरकार के अखिलेश यादव की सरकार को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की। आप बार बार वहां क्यों आ जा रहे हैं? आप अपनी बात करिए ना। अपनी बात मैं कर रहा हूं। मैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात कर रहा हूं, मैं राजनाथ जी की बात कर रहा हूं। लक्ष्मीकांत जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अब जब स्वास्थ्य ठीक हुआ उनको काम पर लिया गया है। हमारे यहाँ वरिष्ठों का सम्मान होता है और ये एक ऐसी पार्टी है कि ये परिवार की पार्टी नहीं है। लक्ष्मीकांत जी हैं, सूर्य प्रताप शाही जी हैं, है ना, रमापत राम त्रिपाठी जी हैं, सारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है इन सबको आमंत्रित किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि चाचा को निकाल के बाहर कर दिया, ताऊ को निकाल के बाहर कर दिया, पिता को निकाल के बाहर कर दिया, कि इस तरह का काम हमारी पार्टी में नहीं होता है। और हमारी पार्टी में सबका सम्मान होता है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो चाहे वो बड़ा कार्यकर्ता हो। अभी आपने राजनाथ जी की बात की, अभी मैं अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर की कार्य समिति से मैं आ रहा हूँ, वहाँ पर माननीय राजनाथ जी की भी फोटो है, मोदी जी की भी फोटो है, योगी जी की भी फोटो है, और भी जो वरिष्ठ लोग हैं, स्वतंत्र देव सिंह की भी फोटो है, और भी वरिष्ठ लोग हैं, सबकी फोटो लगी हुई है। ऐसा नहीं कि हमको उनको जो है मान सम्मान नहीं। आप खुल के बात करिए, हो सकता है। खुल के बात कर रहा हूँ और स्पष्ट बात कर। नहीं आप, और मैं स्पष्ट बात कहने के लिए अपने मोर्चे में बदनाम हूँ कि मैं स्पष्ट बात कह। अपनी पार्टी के बचाव में इस तक न जाइए, हो सकता है कार्रवाई हो जाए, मगर एक बार खुल के बोलिए। जो अंदर कार्रवाई नहीं, कार्रवाई हमारे यहाँ पार्टी, क्योंकि सभी कार्यकर्ता होते हैं, हमारे यहाँ कोई वरिष्ठ और कनिष्ठ नहीं होता है। हमारे यहाँ सभी बस ये होता है, दायित्व तो मिलता है हमारे यहाँ कि आपकी ये जिम्मेदारी है और हम उस जिम्मेदारी को निभाते हैं। हमारे यहाँ जो है पार्टी के संगठन में वो पद नहीं मिलता है कि आपको वो बना ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। हमारे यहाँ दायित्व मिलता है, दायित्व का मतलब जिम्मेदारी, हम उस जिम्मेदारी को पूरा निभाते हैं। चलिए, बहुत कम समय बचा है, एक दो सवाल और मैं ले लेता हूँ। 2022 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के रैली में भीड़ जुट रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व जो है कहीं न कहीं मीटिंग दर मीटिंग करना शुरू कर दी है। एक घबराहट का माहौल है, नहीं लगता आपको ये भीड़ जुट के आपको कहीं ना कहीं एक घबराहट का माहौल है आपके शीर्ष नेतृत्व में? ये बात सही है कि भीड़ जुट रही है, चाहे आज का हो, मैं आज का भी देख रहा था, कुशीनगर भी देखा, पूर्वांचल दौरा भी देखा, और जितने दौरे अखिलेश जी को देख रहे हैं, हमने देखा कि उसमें कहीं भी 4 बजे तक पैसे वाली भीड़ तो नहीं रुकेगी। ये मानते हैं ना आप? अभी आप कह देते कि पैसे का है, चाहे कुछ भी आप कह सकते हैं, विपक्ष पे आरोप लगा सकते हैं, मगर वो 4 बजे भोर में पैसे वाली भीड़ और 12 बजे 1 बजे रात में भीड़ नहीं जुटती। कहीं ना कहीं जनता आपसे त्रस्त है। सफात भाई, इस बात को आप मानिए। देखिए, 2014 के बाद जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो जब नोटबंदी हुई और लोग लाइन में लगे, तो विपक्ष ने कहा कि लोग नाराज हैं, इनकी सरकार नहीं बनेगी। 19 में मोदी जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उसके बाद में ये आपके कोरोना वायरस आ गया, तो लोगों ने कहा कि लोगों को जो है मजदूर जो है पैदल गए हैं 1200 किलोमीटर चल के। आप विपक्षियों ने कहा कि अब इनकी सरकार नहीं आने वाली है। हमने जो है 19 में सरकार बनाई। ठीक है, ये दावे जो विपक्ष कर रहा है कि हम बनाने जा रहे हैं सरकार, हम बनाएंगे, आप देख लीजिएगा जनता किसके साथ है। 2022 में 350 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आने वाली है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति कर रहे हैं, और व्यवस्था धीरे धीरे बदल रही है और बदल की रही है, और लोग उसको सराहनीय दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये एक अच्छा काम। क्षेत्र में आप जा रहे हैं? मैं बिल्कुल क्षेत्र में जाता हूँ, अपने समाज के बीच में जाता हूँ, मुसलमानों के बीच में जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि जो हमारे उलमा फतवा देते थे कि जो भाजपा को हराए उसको वोट दीजिए,
आज मैं उन लोगों से कहता हूं, उन मुफ्तियों से कहता हूं कि आज आप क्यों नहीं फतवा देते हो कि जो भारतीय जनता पार्टी मुफ्त राशन बांट रही है उसको मत लीजिए, कोरोना वायरस जो वैक्सीन लग रही है उसको मत लीजिए, जो उज्ज्वला गैस योजना मिल रही है उसको मत लीजिए, और जो जनधन योजना है उसको मत लीजिए, आयुष्मान कार्ड जो है उसको मत लीजिए। ये मुफ्तियों को फतवा देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब हमारे कुछ मुसलमानों से बात हुई, उन्होंने कहा नहीं सरकार तो सबकी होती है। हमने कहा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि हमारे मुफ्ती कहते थे कि जो भाजपा को हराए उसको वोट दो। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है तो आप सुविधाओं के लिए ना ले, उसके लिए मुसलमानों से आप फतवा देने का काम करिए। लेकिन क्योंकि आप जान चुके हैं कि अब मेरे फतवों को कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसका सीधा और स्पष्ट कहना है कि हम मुसलमानों को वोट बैंक नहीं समझते हैं। मुसलमान भारत का अभिन्न अंग है, जब हम सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, उसी के साथ 22 के चुनाव में हम जाएंगे और 350 सीटें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। सपा कितनी सीटें तब लेके आएंगी? ये सपा का मामला है, जनता आपको खुद बता देगी 22 में कि सपा कितनी पा रही, कांग्रेस कितनी पा रही, बसपा कितनी पा रही। ये तो जनता का काम है बताना। हमारा काम है, हमारा लक्ष्य है 350 सीटें जो हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता को हमारा रिपोर्ट कार्ड मालूम है और रोज़ के रोज़ का रिपोर्ट कार्ड मालूम है। वो जनता हमको 350 सीटें देगी, ये हमारा जनता के प्रति पूर्ण विश्वास है। यानी कि 50, 52, 53 सीटों में सारी पार्टियां सिमट जाएंगी? ये तो आने वाला टाइम बताएगा। मैं क्यों कहूँ कितने पे सिमट रही, वो उनका अपने कर्म है। क्योंकि मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की सरकार को लोग क्राइम मिनिस्टर कहा करते थे अखिलेश यादव को। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को, देखिए, आपको नहीं लगता कि जो लोग अखिलेश जी के साथ जुड़ रहे हैं, जैसे राजभर जुड़े हैं कुछ दिन में, मुझे लगता है चुनाव के टाइम पे ये चलता है। कुछ लोग जिनको टिकट नहीं मिलता उधर भाग जाते हैं, कुछ को टिकट नहीं मिलता हमारे यहाँ जाते हैं। इसको चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए, ये इसको चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। आप ये देखिए, जयंत चौधरी पश्चिम में कहीं ना कहीं मजबूत माने जाते हैं। उनकी इससे पहले उनको कितनी सीटें मिली ये आप भी जानते हो। अगर जयंत चौधरी को आप मजबूत कहेंगे, मैं उनको नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि वो जाति की राजनीति करते हैं। तो जाति की राजनीति अब इस देश में नहीं। अखिलेश जी के साथ वो आए हैं, उसके बाद उधर राजभर आ गए हैं, पूर्वांचल से लेकर और बाकी सारे लोग जुड़ रहे हैं लगातार। ऐसा है भाई, वैसे भी आ गए हैं अखिलेश के साथ, हो सकता है वो भी मिल जाए और जो है शेरवानी पहन के कुरान की आयतें सुना करके मुसलमानों को रिझाने का काम करें। लेकिन मुसलमान समझ चुका है और भारतीय समझ चुका है कि जितनी भी पार्टियां थी 70 साल हमको जो है इस्तेमाल किया गया है। अखिलेश यादव ने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा था 12 में कि हम मुस्लिम मोहल्लों में मुस्लिम लड़कियों के जो है स्कूल खोलेंगे, विद्यालय खोलेंगे। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ कितने विद्यालय उन्होंने, आपने कौन से खोल दिए? किसने खोल दिया? हमारे में कितने अस्पतालों का शिलान्यास हुआ, एम्स खोले गए। अस्पताल छोड़िए ना, स्कूल आप कहीं आपको इसके बारे में, कन्नौज में मेरे ही विभाग से कन्या विद्यालय बन गया और लगभग कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद मेरठ में आप आ जाइए, मैं अभी वहाँ भी विजिट करने गया था, वहाँ भी जो है मुस्लिम कॉलेज में जो है 20 कमरों का निर्माण हमारे विभाग ने कराया है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हम मुसलमानों को जता के कोई काम करें। हम अगर गैस बांटते हैं तो मुस्लिम परिवार को देते हैं, शौचालय देते हैं तो मुस्लिम परिवार को भी देते हैं। अगर हम आवास देंगे प्रधानमंत्री योजना से तो मुसलमानों को भी देंगे, उसमें हम पक्षपात नहीं करेंगे। जो उसके लिए एलिजिबल है उसको वो चीज़ दी जाएगी। राजीव गांधी जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी जी, वो कहते थे कि मैं जनता को 10 रुपये भेजता हूँ, उनको 1 रुपया मिलता है जा करके। तो ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं जो बताते थे कि हमारी सरकार भ्रष्ट है। लेकिन यहाँ पर हमारे मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। वही योगी जी का कहना है न खाऊंगा न खाने दूंगा, न सोऊंगा न सोने दूंगा। एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगा, आपको क्या लगता है 22 में आप सत्ता में आ रहे हैं? ये तो जनता बताएगी ना। हम तो मान रहे हैं कि हम सत्ता में रहे, क्योंकि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जनता हमको वोट ना दे। 350 सीटें जनता हमको जिताकर भेजने वाली है। ये हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे सफात हुसैन साहब, जिन्होंने कहा कि हम 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कितना इनसे मुसलमान खुश है, कितने अन्य बिरादरी के लोग खुश हैं। सवाल हम पूछते रहेंगे, चाहे वो पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों। देखते रहिए हमारे साथ, सवाल तो हम पूछेंगे।